गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने मूल अधिकारों के बारे में समान चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम जो भारत में मूल अधिकार के बारे में प्रावधान है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमारे देश में जो संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे देश में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन उसमें से एक जो संपत्ति का अधिकार था वह काफ़ी विवादास्पद होने के कारण उससे काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तो इस कारण से संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 ईस्वी में, और इस संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इस प्रकार अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया तो उसको अब वहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत रख दिया गया है, जो अब एक मूल अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार या उसको वैधानिक अधिकार भी कहा जाता है, उस हैसियत से संविधान में वह स्थापित है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मौजूद हैं, जिसे हम निम्न संदर्भों में देख सकते हैं, जो क्रम से निम्न हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में किया गया, यानी 5 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। 14 से लेकर के 18 तक इसमें समानता के अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरा अधिकार है जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 यानी 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है जिसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 23 और 24 में, यानी 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत। चौथा अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत। इसके बाद आता है पांचवा शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 31 है उसी के अंतर्गत पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इसको यहाँ से हटा देने के कारण यह अनुच्छेद वहाँ पर अब संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी यह निरसित है। अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा छठा और अंतिम मौलिक अधिकार है, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उनको संयोजित किया गया है, और उनमें जो मूल बातें हैं जिसके आधार पर नागरिकों को अपने अधिकार की प्राप्ति होती है उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अब इसको हम एक एक करके क्रम से इनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जैसा कि हमने पहले बताया, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के अंतर्गत किया गया। इसमें 5 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें से पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार होगा। समस्त नागरिकों को भारत के उनको विधि के समक्ष समता का अधिकार होगा, और यह विधि के समक्ष समता शब्द ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका तात्पर्य होता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, और यह जो शब्द है यह डाइसी महोदय जो हैं एक ब्रिटिश के विद्वान, उनका ये दूसरा सिद्धांत कहा जाता है कि ये उनका दूसरा सिद्धांत है। तो इसमें कहा गया कि भारत में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। जैसा कि पहले क्या था, पहले गरीबों के लिए अलग कानून होता था, अमीरों के लिए अलग कानून होता था। एक ही कानून के लिए किसी को दंडित किया जाता था और किसी को क्षमा कर दिया जाता था। तो इन चीज़ों को इस अनुच्छेद के माध्यम से समाप्त किया गया। इसी अनुच्छेद में एक दूसरा पार्ट है अनुच्छेद 14 का 2, जिसमें कहा गया विधियों का समान संरक्षण,
और यह शब्द जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि जो न्यायालय होगा वह परिस्थितियों के आधार पर कानूनों की व्याख्या करेगा। ये हो गया आपका अनुच्छेद 14। अगला आता है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भारत में रहने वाले समस्त लोगों के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, जात के हों, मूल वंश के हों, उत्पत्ति के हों या किसी भी लिंग के हों, उनके साथ असमानता का बर्ताव नहीं किया जाएगा, यानी उनके साथ सभी प्रकार की समानता का व्यवहार किया जाएगा। आपका अगला अनुच्छेद 16 आता है। 16 में कहा गया कि जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी को किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग के होंगे उनको सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी में बाद में आपका जो आरक्षण का प्रावधान है उसको भी समायोजित किया गया कि जो जातियां पिछड़ी हुई हैं या जिन लोगों का विकास नहीं हुआ है या फिर स्त्रियों के लिए कुछ अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है जिससे वो भी सामाजिक समानता के स्तर पर आ सकें। तो इससे समानता के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, बल्कि उन लोगों को विशेष रियायत दी जाती है जो कई पीढ़ियों से समाज में पिछड़े हुए पायदान पर रह रहे थे और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 17। इसमें व्यापक प्रावधान किया गया जिसके आधार पर समाज में चली आ रही एक बहुत ही निंदनीय कुप्रथा का समापन किया गया, जिसको अस्पृश्यता के नाम से जाना जाता था, जिसको हम छुआछूत भी कहते हैं, समाज में जो व्यापक रूप से व्याप्त थी। और इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रावधान किया गया कि अब अस्पृश्यता के आधार पर अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, छुआछूत का बर्ताव करता है, तो फिर उसे कानून के आधार पर दंडित किया जाएगा। और कोई भी अगर इस आधार पर दंडित हो जाएगा तो उसे ना ही सरकारी नौकरियां मिलेंगी, ना ही वह चुनाव लड़ सकता है, यानी किसी भी सरकारी सेवाओं के लाभ से वह वंचित हो जाएगा। आपका अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, जिसमें कहा गया कि भारत में उपाधियों की समाप्ति की जाएगी, क्योंकि उपाधियों से क्या होता है, असमानता का सृजन होता है। प्राचीन काल में जिनको उपाधियां प्राप्त हो जाती थी, जैसे अंग्रेजों के समय में राय साहब और भी बहुत सारे केसरे हिंद और सारी उपाधियां दी जाती थी, तो इससे समाज में उन लोगों का एक विशिष्ट पहचान मिलता था। तो उस चीज़ों को समाप्त करने के लिए इस प्रावधान को किया गया कि अब भविष्य में कोई भी उपाधियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन बाद में भारत सरकार ने 4 उपाधियां देना आरंभ किया, जिसमें पद्म भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण आते हैं। और इन उपाधियों को देने के साथ ही एक नई प्रकार के संघर्ष का आरंभ हुआ। बाद में जब भाजपा की सरकार का गठन होता है तो भाजपा की सरकार इन उपाधियों पर पाबंदी लगा देती है। लेकिन दोबारा जब फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस दोबारा इसको देना आरंभ करती है और यहीं से विवाद उत्पन्न हो जाता है। जब विवाद पैदा होता है तो यह मामला न्यायालय के पास जाता है और न्यायालय इस मामले में व्याख्या करती हुई कहती है कि जो भी सरकार के द्वारा यह उपाधियां दी जा रही हैं उन उपाधियों से किसी भी असमानता का सृजन नहीं हो रहा है, बल्कि इससे किसी व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उन कार्यों के सम्मान में यह दिया जा रहा है। और उसने व्याख्या करते हुए कहा कि ये उपाधियां नहीं हैं बल्कि ये सम्मान है और इनको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन अनुच्छेदों के माध्यम से जो समाज में व्यापक असमानता व्याप्त था उसको दूर करने का समाज से प्रयास किया गया है, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके और व्यक्तियों के बीच में जो असमानता है उसको दूर किया जा सके। अब अगले वीडियो में आपको स्वतंत्रता के बारे में और उसके आगे कंटिन्यू बताया जाता रहेगा। धन्यवाद।